सिलीगुड़ी और पश्चिम बंगाल का जो उत्तरी पार्ट है, लेकिन बिहार में ये जो बॉर्डर एरिया है ये किस दिशा में जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जो सीमांचल है उस सीमांचल का भी ये छोर है, बिल्कुल आखिरी एरिया। और सीमांचल में कैसे पिछली बार खेला हो गया था, 2020 में जो महागठबंधन की सरकार बनते बनते रह गई थी उसमें सीमांचल का बहुत बड़ा योगदान था। और सीमांचल में भी असदुद्दीन ओवैसी का जो पार्टी थी उसका, उन सब पे भी बात करेंगे। लेकिन आज जो कुछ हुआ है उस पर चर्चा करना जरूरी है। आज 8 तारीख है, कल 9, कल आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, यानी कल प्रचार थम जाएंगे। पूरे अलग अलग पार्टियां जो हैं वो बंद कर देंगी शाम को 5 बजे। लेकिन उसके बाद नॉर्मल जो होता है घर घर जाकर प्रचार करना वो चालू रहेगा। और 11 तारीख को वोटिंग है, सेकेंड फेज की वोटिंग 122 सीटों के लिए बिहार में। और बिहार में 122 सीटों की वोटिंग के बाद 243 सीटों की वोटिंग समाप्त हो जाएगी और 14 तारीख को रिजल्ट आएगा। ये सब आप जानते हैं। इसीलिए चुनाव प्रचार में तमाम दलों के जो नेता हैं वो बिहार में जुटे हुए हैं और लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और खासकर आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, ये सब इधर से एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और इधर आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी, उधर अपनी पार्टी, तमाम नेता जो हैं वो अपने अपने दलों के प्रचार में लगे हुए हैं। और सीमांचल का क्या सूरत हाल है, सीमांचल किस दिशा में जा रहा है, ये सब कुछ आप तक हम पहुंचाएंगे। किशनगंज क्यों यहाँ हम आए और क्यों इतना जरूरी है इस पूरे अगर चुनावी यात्रा में हम लोग हैं तो ये जानना आपके लिए भी बहुत जरूरी है कि किशनगंज में अगर रहकर और किशनगंज और आसपास की सीटों का सर्वे कर आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आज प्रियंका गांधी थी उधर कटिहार में, पूर्णिया में, दोनों जगह के, कटिहार के कदवा में। कल हम लोग कदवा गए हुए थे और कदवा जो है वो शकील अहमद की सीट है, 2 बार के विधायक हैं और शकील अहमद सीएलपी लीडर हैं, आप जानते हैं, कांग्रेस पार्टी के, और लगातार राहुल गांधी के साथ नजर आते हैं। उनके प्रचार प्रसार में प्रियंका गांधी पहुंची थी। प्रियंका गांधी फिर पूर्णिया पहुंची थी और उधर सीतामढ़ी में पहुंचे हुए थे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने आज फिर कट्टे की बात की, आज फिर पिस्तौल की बात की, नरेंद्र मोदी ने आज फिर रंगदारी की बात की। उनकी बातें भी सुनेंगे, लेकिन उनसे पहले प्रियंका गांधी को सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा था जब वो पूर्णिया में थी और जब उधर नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण दिया। और ऐसा कुछ भी नहीं था कि कुछ नया था नरेंद्र मोदी के भाषण में, लेकिन बातें वही थी जो बातें वो करते आए हैं नरेंद्र मोदी अलग अलग मंचों से। लेकिन पहले सुनते हैं पलटवार करते हुए प्रियंका गांधी को क्या कह रही हैं, सुनिए। आज इस देश के प्रधानमंत्री आपके सामने आते हैं और फिजूल की बातें करते हैं, आपके विकास की बात नहीं करते, आपकी नौकरियों, आपके रोजगार की बात नहीं करते, यहां महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करते। क्या बात करते हैं? मैं सुन रही थी कल उनका भाषण, कैसे कैसे शब्द बोल रहे थे, कट्टा, दुनाली, गोली, फिरौती, रंगदारी, हत्या, अपहरण, खून की नदियां, ये बातें, ऐसी बातें करनी चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को? शर्म आनी चाहिए उनको। चुनाव का समय है, आपको बताए कितने रोजगार दिए हैं 10 सालों में, आपको बताए महिलाओं के लिए क्या किया है, उनको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए क्या दिया है, आपको बताएं कि ये जो महिलाएं यहाँ पे खड़ी हैं, नौजवान, इनके लिए शिक्षा के लिए क्या किया है। यहाँ पूर्णिया में अस्पताल क्यों नहीं है, अच्छा एम्स क्यों नहीं लगवाया यहाँ? 10 साल हो गए हैं और आपकी बात करने के बजाय डर, भय फैलाने वाली बातें, आपका ध्यान भटकाने वाली बातें। प्रियंका गांधी को भी आप सुन रहे थे। प्रियंका गांधी यहां पर साफ साफ कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातें क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कट्टा, दुनाली, गोली, फिरौती, रंगदारी, हत्या, अपहरण, खून की नदियां। ऐसी भाषा क्या प्रधानमंत्री को बोलनी चाहिए? क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उनको करना चाहिए? प्रियंका गांधी की बातों पर आप कैसे भरोसा करेंगे? जब अगर नरेंद्र मोदी की बातें आप सुन लेंगे तो भरोसा हो जाएगा। आइए जरा नरेंद्र मोदी की बातों को सुनते हैं। नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं?
नरेंद्र मोदी कह रहे हैं बिहार में पिस्तौल लेकर आना और हाथ ऊपर कहना फैशन हो गया है। अब बिहार में हैंड्स अप कहने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। बिहार को हाथ ऊपर की नहीं बल्कि स्टार्टअप की जरूरत है, यानी हैंड्स अप की जरूरत नहीं, स्टार्टअप की जरूरत है। हम बच्चों को किताबें, कंप्यूटर, लैपटॉप दे रहे हैं। ये बातें कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छी बात है कि ऐसी बातें होनी चाहिए कि कम से कम आप बच्चों को पढ़ाई लिखाई, किताबें, कॉपी, इन सब की बात कीजिए, लेकिन रंगदारी, दुनाली, कट्टा, पिस्तौल, हत्या, अपहरण, खून की नदियां, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए क्या? चलिए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आज सीतामढ़ी में थे और अपनी बात रख रहे थे, मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे थे। सुनिए। बिहार में आपको यहां फैशन है ना, कट्टा लेकर के आ जाते हैं, फिर बोलते हैं हैंड्स अप, यही है ना। मैं बिहार में आपको हैंड्स अप कहने वाले, अब बिहार में उनके लिए जगह नहीं है। अब तो बिहार में स्टार्टअप के सपने देखने वाले चाहिए, हैंड्स अप वाले नहीं चाहिए हमें। साथियों, हम बच्चों के हाथ में किताबें, कंप्यूटर, लैपटॉप दे रहे हैं। हमारे बच्चे खेल में आगे बढ़े, इसलिए हम उन्हें बैट दे रहे हैं, हॉकी स्टिक दे रहे हैं, फुटबॉल दे रहे हैं, वॉलीबॉल दे रहे हैं। लेकिन आरजेडी के लोग बिहार के युवाओं को कट्टा और दूनाली देने की बात कर रहे हैं। तो सुन रहे थे आप, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि यहाँ ये जो आरजेडी के लोग हैं वो हैंड्स अप कहते हैं और मैं कहता हूँ स्टार्टअप, लेकिन प्रधानमंत्री इसके साथ साथ दुनाली, कट्टा, इन सब की बात भी कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी क्या ऐसी भाषा का उनको इस्तेमाल करना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन सवालों के बीच यहाँ पर जब सेकेंड फेज का मतदान अभी होना बाकी है और कल आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, उससे पहले कितना तैयार है ये सीमांचल, कितना तैयार है बिहार के वो सब तमाम क्षेत्र, तमाम विधानसभा क्षेत्र जहां 122 सीटों पर मतदान होना है 11 तारीख को, कितना तैयार है और कैसे यहां से आगे ये चुनाव जा रहा है? क्या चुनाव के रुझान आने शुरू हो गए हैं? क्या अभी से हम लोग जब सड़कों पे घूम रहे हैं तो अभी से ये दिखने लगा है कि आखिर इस बार सरकार किसकी बनने जा रही है? ये सारी बातें हम समझेंगे। और इन सब के बीच जब सरकार बनने जा रही है किसकी, इसकी बात करें, इससे पहले क्यों ये खबरें आ रही हैं कि कहीं जहां पर ईवीएम रखी हुई हैं वहां रात को बिजली काट दी गई, वहां से कुछ लोग निकलते हुए दिखाई दिए, क्यों सीसीटीवी कैमरे के जो फुटेज हैं वो गायब हो गए, क्यों ईवीएम में से जो बैलेट पेपर जो पर्चे होते हैं वीवीपैट के, वो पर्चे कहीं और क्यों पाए गए, इन तमाम बातों पे भी चर्चा करेंगे। यानी कहीं ना कहीं गड़बड़ियां भी हो रही हैं क्या? जैसे वोट चोरी की बात चल रही थी, क्या वोट चोरी हो रही है क्या? इन सब पे सेकंड राउंड में आएंगे। लेकिन फर्स्ट राउंड में बात हम करना चाहते हैं कि सीमांचल में क्या हो रहा है और बिहार में चुनाव किस दिशा में जा रहा है, क्या चुनाव के रुझान आ रहे हैं। प्रशांत टंडन जी आपका स्वागत करता हूं, फराज साकिब जी आपका, आंचल और आराधना आप सब आ जाइए और हमारे कई सारे साथी यहाँ पे हैं, उन सबको भी बुलाऊंगा बाद में। लेकिन पहले फर्स्ट राउंड में बात यहाँ पर यही है कि आखिर क्यों ये चुनाव, जिस दिशा में 121 सीटों का चुनाव, लेकिन अब 122 सीटों में जब हम आ रहे हैं और उसमें भी जब हम घूम रहे हैं यहाँ सीमांचल में प्रशांत टंडन जी, तो सीमांचल की तस्वीरें बहुत साफ दिखाई दे रही हैं। कितनी साफ हो गई हैं जरा ये बताइए और चर्चा यहीं से शुरू करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर कट्टा पे क्यों आ गए हैं? वहीं टिकी हुई है उनकी गाड़ी, अटकी हुई है जुबान वहीं पे। जी देखिए, कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इसकी कट्टे की बात क्यों करते हैं या वो जंगल राज की बात क्यों करते हैं। तो जंगल राज को हम लोगों ने डिफाइन किया था क्यों करते हैं, ये कट्टे को भी डिफाइन करूंगा आज। लेकिन जब हम सीमांचल में पहुंचे हैं, यहाँ पे 24 सीटें हैं और सीमांचल वो जगह है जो जहाँ से सरकार बननी है, एक रुझान आएगा। और जितना हम लोगों ने आज दिन भर सीमांचल में ट्रेवल किया है और समझ में आ रहा है कि सीमांचल में इस बार आज ही नहीं 2 दिन से लगा, 2 दिन से हम सीमांचल में हैं
पूर्णिया में थे। तीसरा दिन है। तो सीमांचल में बड़ा एक उलटफेर दिखाई दे रहा है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ओवैसी साहब का या MIM का असर खत्म हो गया, असर है। नई पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी का भी एक आध सीट पे असर है, हम लोगों ने दिन में देखा था। हो सकता है कि सीमांचल से उनका खाता भी खुल जाए। लेकिन एक बात जो बहुत ही डीपली यहाँ पे दिखाई दे रही, जो नई बात है, ये पिछली बार नुकसान हुआ था महागठबंधन को, कि इस बार मुस्लिम मतदाता बंटना नहीं जा रहे हैं। ये एक अंडर करंट यहाँ पे है मुसलमानों के बीच में कि वोट बंटना नहीं है। तो ये अगर अंडर करंट है तो ये निश्चित तौर पे बड़ा एक उलटफेर पैदा करे, क्योंकि मुस्लिम यहाँ पे तो प्रभावित करते हैं आउटकम को। दोबारा आता हूँ, यहीं से आगे बढ़ेंगे। मुस्लिम मतदाता बंटने वाले नहीं हैं। आप भी घूम रहे थे, आपको भी लगता है कि मुस्लिम मतदाता यहाँ पर बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं? सीमांचल की बात कर रहे हैं हम। 3 दिन, आज तीसरा दिन सीमांचल में है। पूर्णिया से हमने लाइव किया, हमने जोगबनी बॉर्डर से लाइव किया, जो नेपाल का बॉर्डर है, और आज यहाँ पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से हम लाइव कर रहे हैं। सीमांचल नाम ही है और सीमा पे हम हैं, और इन सीमाओं से क्या कुछ नजर आ रहा है। और जो प्रशांत जी कह रहे हैं कि मुस्लिम मतदाता नहीं बट रहे हैं, अगर नहीं बट रहे हैं तो एज किधर जा रहा है? और यहाँ पर पतंग की बात, यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है उसकी बात हो, चाहे इनकी बात हो, नए जनसुराज की बात हो, इन सब का कितना असर है? देखिए राजीव जी, पिछली बार ये आज हम लोग पिछले 3 दिनों में जो जितना सीमांचल में जो 24 विधानसभा सीटें हैं, लगभग हम लोगों ने 1 दर्जन से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर हम लोगों ने कोढ़ा, कटिहार, कदवा, और उसके बाद फिर आज जब हम लोगों ने शुरू किया बायसी, बहादुरगंज होते हुए इधर कोचाधामन, किशनगंज, ये पूरा इलाका हम कवर कर रहे हैं, कटिहार से लेकर सीमांचल बॉर्डर। और कल हम लोग नेपाल तक गए और आज हम लोग बंगाल तक आए हैं, जो बिहार का अररिया फारबिसगंज होते हुए सब। एक बात बहुत कॉमन है कि पिछली बार की जो गलती मुस्लिम मतदाताओं ने की थी, उनके वोट का जो बिखराव हुआ था बिल्कुल उस तरह से, और यही वजह थी कि इन 24 सीटों में 8 पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी और 4 पर जनता दल यूनाइटेड जीती थी। यानी 12 सीटें पिछली बार के चुनाव में एनडीए के खाते में थी, और इधर 5 पर कांग्रेस, 5 पर MIM, और 1-1 सीटें राजद और CPI-ML को मिली थी। बलरामपुर की सीट CPI-ML ने जीती थी, महबूब आलम जो उनके माले विधायक दल के नेता हैं। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि ओवैसी साहब की पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। युवाओं में है थोड़ा बहुत उनका क्रेज है, वो भी जो अंडर 30 जो युवा वर्ग है उनमें है। हमने जितने गंभीर मतदाताओं से बात की, जो थोड़ा 40+ के लोग हैं, वो सब लोग ओवैसी की वास्तविकता या रियलिटी ऑफ ओवैसी, उसको वो समझ गए हैं। पिछले 2 चुनाव में जो ट्रेंड, जिस तरह का उनका भाषण देने का ट्रेंड होता है, जिस तरह उनकी रैलियों का ट्रेंड होता है, उस पूरे पॉलिटिकल ट्रेंड को देखते हुए जो समझदार लोग हैं उनको ये समझ में आ गया कि इनका एजेंडा क्या है, ये सीमांचल को के लिए क्या करना चाहते हैं। ये अच्छी बात है। और ये बड़ा वो आप देखिए कि सब लोग बदलाव, तो हम कह रहे हैं कि लगातार बिहार में बदलाव की लहर है, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोगों का अपना जो ऑब्जर्वेशन है, पिछले 8-1 दिन से हम लोग घूम रहे हैं, और हम लोग तमाम विधानसभा, हम लोग लखीसराय विजय सिन्हा की सीट पर भी गए, राघोपुर तेजस्वी यादव की सीट पर भी गए, हम लोग नीतीश जी के कल्याण बिघा से होकर के आए, और उन तमाम जगहों पर हम लोगों ने एक बात कंक्लूड किया है कि महागठबंधन को एज है। और ये एज ही आपको 65% मतदान का जो ये आंकड़ा पिछले कई आज़ादी के बाद से पहली बार आज बिहार में 2025 के चुनाव में, 1947 के बाद से ये 25 का जो चुनाव है, ये पहली बार हुआ है कि बिहार में 60% मतलब 65% तक मतदान का आंकड़ा पहुंचा है। आज जब फाइनल डेटा चुनाव आयोग ने जारी किया, 65.09% आंकड़ा है आज का। ये बड़ा गंभीर सवाल ये है। मैं कल भी हम लोगों ने कहा था कि ये नरेंद्र मोदी के एग्रेसिव हिंदुत्व पॉलिटिक्स का नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं वोटों का प्रतिशत